हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट है 28 जून 2025 और हम लोग आज की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज से मैंने हल्का सा पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले हम यहाँ पर एमसीक्यू देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है एंड अकॉर्डिंगली फिर हम उसके बारे में पूरा का पूरा न्यूज डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका स्किप नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहले देख लेते हैं कि भाई आज जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह की न्यूज आज हमारी रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि है यहाँ पर एनएसओ के लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल सर्वे से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर और अलीड सेक्टर्स की हमें बताया है कि भाई कैसा आउटपुट रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एनएसओ लेटेस्ट स्टैट्स रिपोर्ट, विच फ्रूट आउटलुक overtook mango in terms of gross value of output for the first time। कौन सा यहाँ पर ऐसा फसल है, ऐसा यहाँ पर फ्रूट है जो कि ज्यादा यहाँ पर आउटपुट आया है जिसका, या फिर बोल सकते हो कि जिसे ज्यादा उगाया गया है रेदर देन मैंगो इन इंडिया। तो वो भी ऐसा पहली बार हुआ है आपका 2023-24 में। तो ये है आपका बनाना। ठीक है, तो बनाना जो है अभी इसका जीवीओ पहुंच गया है 47.0 थाउजेंड करोड़। ओके, चलो अब एक बार पूरी की पूरी रिपोर्ट अच्छे से देख लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर से एग्जाम में आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी, पहला यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई जीवीए जो है वो करंट प्राइसेस पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो भी हमारी डिटेल्स दी जाएंगी वो 1000 करोड़ के उसमें दी जाएंगी। तो हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स रखे हैं, जैसे आपका लाइव स्टॉक हो गया, क्रॉप्स हो गए, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, लॉगिंग, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो पीरियड आपका कवर किया गया है वो 2011 से लेकर 2023-24 तक कवर किया गया है, और डेटा आपको मॉस्पी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। की हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या क्या की हाइलाइट्स हैं। तो ओवरऑल जीवीए ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जीवीए जो है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो है हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया है 20 to 25% से, एंड ये हो चुका है अब हमारा 4878 करोड़, जो पहले कितना था 1502 करोड़ रुपीस था। इसके बाद में जीवीओ एट कांस्टेंट प्राइस देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 1908 करोड़ से 2949 करोड़ तक, जिसमें कि हमें कितनी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, 54.6% की ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। अब बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की। तो सबसे पहले क्रॉप सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रॉप सेक्टर आपका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है, जिसमें कि आपको जीवीओ देखने के लिए कितना मिल रहा है, यहाँ पर 1595 करोड़ का, और यहाँ पर जो शेयर है इसका वो 54.1% है। क्या ये नंबर्स हमें याद करने हैं? हाँ, अभी रिपोर्ट आई है और इस तरह की रिपोर्ट जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको परसेंटेजेस नंबर्स याद करने रहेंगे। चलिए, मेजर क्रॉप कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सीरियल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए इन्होंने बोला है कि इन्होंने ही अकेले 52.5% टोटल क्रॉप जीवीओ का कंट्रीब्यूट किया है, जबकि अगर पैडी और व्हीट की बात करें तो ये 85% ऑफ सीरियल जीवीओ यहाँ पर फॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें टॉप स्टेट्स कौन से हैं, तो टॉप स्टेट्स आपके पास 5 स्टेट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, यूपी, एमपी, पंजाब, तेलंगाना एंड हरियाणा। ओके, टुगेदर अगर हम बात करें ये 53% हमारे सीरियल जीवीओ का कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जो है अभी भी टॉप कंट्रीब्यूटर है, लेकिन इसका जो शेयर है वो डिक्लाइन कर गया है 18.6 से 17.2%। अब अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो अभी हमने क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा था कि जो बनानास हैं उन्होंने ओवरटेक कर लिया है मैंगो को। तो 2023-24 में हमने देखा बनानास बने हैं 47,000 करोड़ के हमारे पास में आउटपुट रहा है, जबकि अगर मैंगोस की बात करें तो ये आपका 46.1 करोड़ रहा है। अब बनाना यहाँ पर टॉप फ्रूट बन गया है बाय जीवीए, सरपासिंग मैंगो फॉर द फर्स्ट टाइम। बात करें वेजीज की, वेजिटेबल्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे पोटैटो जो है आपका, पोटैटो का यहाँ पर टॉप वेजिटेबल रहा है। बनाना आपका क्या रहा है, टॉप फ्रूट रहा है। पोटैटो आपका टॉप वेजी रहा है। स्टेट यूपी रहा है, राइट। तो यहाँ पर और ओवरऑल अगर हम 2011-12 से 2023-24 तक कंट्रीब्यूशन देखें तो कितना हो चुका है,
225% इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। ओके, तो यहाँ पर पोटैटो जो है इसका जीवीओ अभी कितना हो चुका है, 37.2 थाउजेंड करोड़ रुपीस हो चुका है, कितने से 21.3 थाउजेंड करोड़ रुपीस तक। अब एक चीज है, अगर आप यहाँ पर एसएससी से रिलेटेड या इस तरह के एग्जाम्स देते हो तो आपको फिर फसल पता होनी चाहिए कि कौन सी है। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड, रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो लास्ट टाइम का और इस टाइम का दोनों ही कंट्रीब्यूशन के नंबर्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। और अगर आप कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका आईबीपीएस एसओ होता है, नबार्ड होता है, या फिर स्टेट लेवल के एग्रीकल्चर क्वेश्चन होते हैं, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इन केस आप यूपीपीसीएस जैसा कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर बूम की। तो फ्लोरिकल्चर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर जो हमारे पास में ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर है इसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट, लोगों का कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर जो जीवीओ है वो आपका डबल हो चुका है। तो 17.4 थाउजेंड करोड़ से ये हो चुका है 28.1 थाउजेंड करोड़, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि भाई फूलों की भी बहुत अच्छी खासी डिमांड है। इसके बाद में अब बात करें स्टेट वाइज शिफ्ट इन हॉर्टिकल्चर, तो जीवीओ ग्रोथ जो है वो हमारी बढ़ गई है 488,000 करोड़ से, कितनी हो चुकी है यहाँ पर 488,000 करोड़ यहाँ पर इंक्रीज हुई है इसमें से। एंड आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, चलो इसे देख लेंगे, ये वाली एक न्यूज हमारी जो है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं नोटेबल चेंजेस हमें देखने के लिए मिले स्टेट वाइज शेयर्स में, फ्रूट्स, वेजीज, फ्लोरिकल्चर ओवर द पीरियड, इंडिकेटिंग कि भाई चेंजिंग रीजनल प्रोडक्शन डायनामिक्स। रीजनल प्रोडक्शन जो है इसके डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या क्या न्यूज है हमारे पास में, तो कंपोनेंट शेयर्स जो है हमारे, ठीक है, अगर कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश आपको पता ही है टॉप कंट्रीब्यूटर रहता है यूजुअली। इसके बाद में आपका कर्नाटका और गुजरात आ जाते हैं। मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर 19.2%, फिर आपका कर्नाटका का है 16.6 और गुजरात का है 15.5। लाइव स्टॉक सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपका बढ़ चुका है 919,000 करोड़ तक। तो ये जो एक लाइन थी ना, ये यहाँ से है कि भाई ये पहले कितना था, 488,000 करोड़ था, जो 488,000 करोड़ से अब ये कितना हो गया है, 999,000 करोड़ तक आ चुका है। कंपोनेंट शेयर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिल्क जो है वो डोमिनेंट है अभी भी, ऑल्दो इसका जो शेयर है वो डिक्लाइन कर गया है 67.2% से 65.9% पर। ओके, इसके अलावा यहाँ पर मीट की बात करें तो मीट का शेयर काफी इंक्रीज हो चुका है। अभी आप लोग देखते हैं कि भाई नॉनवेज जो है उसका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मीट का शेयर इंक्रीज हो चुका है। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की बात करें तो यहाँ पर 149,000 करोड़ से ये आपका हो चुका है 227,000 करोड़ तक। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल वुड सर्ज हो चुका है शेयर जो है फॉरेस्ट्री जीवीओ में। अब लोग यहाँ पर वुड ज्यादा मांग रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी, है ना। अब आप कोई भी कमर्शियल सेटअप कर रहे हो, हाउसिंग सेटअप कर रहे हो, कुछ भी करोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी डिमांड बढ़ेगी फर्नीचर के लिए, और फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी तो प्लास्टिक का फर्नीचर बनेगा या वुडन का बनेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल वुड का सर्ज हमें देखने के लिए मिला है। इसी वजह से बैम्बू जो है ना उसको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक, चलो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जीवीए में हमारा काफी राइजिंग शेयर देखने के लिए मिला है, तो 4.2% से यह आपका 7.0% हो चुका है। इनलैंड वर्सेस मरीन फिश की बात करें तो इनलैंड फिश शेयर जो है वो हमारा यहाँ पर डिक्लाइन कर गया है, और जो मरीन फिश शेयर्स है हमारी उसमें हमारा ये इंक्रीज कर गया है। तो लोग अब समुद्र से ज्यादा मछलियां लेकर आना पसंद करते हैं, ठीक है, इनलैंड उतना यूज नहीं कर रहे। टॉप स्टेट्स अगर फिशरीज की बात करें तो कौन से हैं, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश है। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट न्यूज क्या है गाइज, आपको इसकी पीडीएफ से डेफिनेटली रिवाइज करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और यहाँ पर डिकोड पर आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आरपी एकेडमी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी ये पीडीएफ, राइट। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तुरंत मैं इसको डाउनलोड अपलोड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसका, टैक वर्स 2025 इवेंट का, जिसको ऑर्गेनाइज किया है हमारी मैती ने। मैती आपको पता ही है मिनिस्ट्री है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो चलो
अब यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टैक वर्स, टैक का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी, राइट। अब यहाँ पर वर्सेस होते हैं अपग्रेडेशन से रिलेटेड, तो हमें क्या करना है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मार्केट रेडी टेक सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या एम कर रहे हो कि डीप टेक इनोवेशंस और यहाँ पर आर&डी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करना, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में पूरा। तो इवेंट जो है ये हमारा लॉन्च किया गया था एस कृष्णन से, जो कि सेक्रेटरी हैं मैती के। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पर, दिल्ली में किया है। और यहाँ पर आपके पास में कौन कौन लोग आए थे, कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स देखने के लिए मिले, मिनिस्ट्रीज से अलग अलग, स्टार्टअप से, इंडस्ट्रीज से, एकेडमिक से, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह से लोग आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, एंड मैती आर&डी इंस्टीट्यूशन से। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, अब इसको क्योंकि ये पब्लिकली फंडेड है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, मार्केट रेडी ग्लोबली रेलेवेंट प्रोडक्ट्स में, वो प्रोडक्ट्स जो कि हम एक्चुअली यूज कर पा रहे हैं। हम 5-5 साल तक आर&डी करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फंड हमारे यूज हो जाते हैं। अब वो फंड से हमने जो टेक्नोलॉजीज बनाई है, जो हमने यहाँ पर इनोवेशंस करी हैं, उनको मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में लेकर आना है और अपने प्रॉफिट्स बनाने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एमर्जिंग टेक सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करेंगे, उनके अक्रॉस इंडस्ट्री आर&डी कोलैबोरेशन। अच्छा, इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि सर्विस लेड से प्रोडक्ट ड्रिवन इकोनॉमी भी बन जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपको पता है ना, एग्रीकल्चर का ऑल्दो यहाँ पर सबसे बड़ा शेयर है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी में तो सबसे बड़ा शेयर हमारा सर्विस सेक्टर का होता है। इसीलिए हम अब प्रोडक्ट ड्रिवन में आना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया के बारे में आपको पता ही है, ठीक। अब यहाँ पर को क्रिएशन जो है इंडिजीनियस सॉल्यूशंस का, वो हमें यहाँ पर अनेबल करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ हमारी आर&डी इंस्टीट्यूशंस जो जो इन्वॉल्व हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आप लोगों को क्या करना है, एक बार इसका हेडक्वार्टर देखना है कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है सीमेट, तो सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। फिर आता है समीर, तो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में काफी सारी चीजें देखने के लिए मिली, जैसे कि 150 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देखने के लिए मिली, इनोवेशंस अलग अलग डोमेन्स में देखने के लिए मिले, जैसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इंडस्ट्री 4.0। आपको पता ही है हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है वो 4.0 चल रहा है। सेमीकंडक्टर्स, 6G कम्युनिकेशन, यूएवीज, रोबोटिक्स, एनर्जी स्टोरेज एंड ईएमआई ईएमसी सॉल्यूशंस, ओके। अब यहाँ पर इन्होंने अलग अलग यहाँ क्या किए हैं, एमओयूज भी साइन किए हैं, जैसे एल&टी के साथ में, टीसीएस के, बीईएल के, एचसीएल मोहाली के साथ में, और वोल्टेक्स सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, ठीक है। बेसिकली हमारा क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर विकसित भारत 24/7 जो हमारा विजन है उसके साथ में यहाँ पर अलाइन करना चाहते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, इसको सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम कोलैबोरेटिव आर&डी इकोसिस्टम को प्रमोट कर पाए। अब टेकवर्स बेसिकली इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक ईयरली फ्लैगशिप टेक शोकेस इवेंट है, ठीक है, हर साल होता है, एनुअली हो रहा है, और यहाँ पर इसे कंडक्ट कौन करा रहा है, आपका मैती करा रही है, ठीक है। क्या चाहते हैं ये कि जो हमारा गैप आ रहा है कमर्शियल इंडस्ट्री में और रिसर्च लैब्स में, उसको यहाँ पर ब्रिज करना है, ठीक है, खत्म करना है उस गैप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम रक्षा मंत्री की बायलैटरल एंगेजमेंट हुई है एस एससीओ डिफेंस मिनिस्टर। एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी बॉडी हो जाती है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई एससीओ होता क्या है और एससीओ का हेडक्वार्टर किधर है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एससीओ समिट जो 2025 में हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट भी साइन करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये अभी न्यूज में भी चल रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच कंट्री डिस्कस्ड de-escalation mechanism and Indo-China border management with India
इंडिया के साथ में किसने यहाँ पर मैनेज करने के लिए बोला है इंडो चाइना बॉर्डर को और डी एस्केलेशन मैकेनिज्म के बारे में बात की है, तो यहाँ पर चाइना ने की है, ठीक है। और इंडिया जो है उसने बहुत ही बोल्ड स्टैंड यहाँ पर अपना लिया है, काफी ज्यादा इन्होंने बहुत मतलब अगर आप कोई ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन करने से मना कर रहे हो इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं शंघाई में हमारे पास 5 कंट्रीज थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। ऊपर की जो इधर वाली साइड की कंट्रीज है ना हमारी, उनके बारे में था ये। तो ये ऑफिशियली स्टैब्लिश कब हुआ था? 2001 में हुआ था। करेंटली इसके पास में 10 मेंबर्स हैं। कौन कौन मेंबर है एससीओ का? इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ठीक है। अब इंडिया ने यहाँ पर 2025 की जो समिट हो रही है इसमें कुछ ऐसी सेवरल स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस की कि भाई इंडिया जो है एक तो यहाँ पर टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर आ रहा है, तो आप हमें नहीं बोलोगे। दूसरा, यहाँ पर चाइना के साथ में हमारे काफी कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हो चुके हैं और चाइना अभी करंट एससीओ चेयर है, ठीक है। चाइना है क्योंकि देखो अब आप देख सकते हो किंगडाओ चाइना में हो रही है ये एससीओ एंगेजमेंट, इसका मतलब चाइना ही इसे चेयर कर रहा है इस साल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई चाइना और पाकिस्तान तो बहुत मेजर अलाई हैं, तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर जो बेसिकली चाइना क्या बोल रहा था, चाइना बोल रहा था कि एक्सक्लूजन करना है पहलगाम अटैक का फ्रॉम द जॉइंट स्टेटमेंट, तो इंडिया ने मना कर दिया कि भाई देखो ऐसा है, हम यहाँ पर अपने बारे में भी सोचेंगे, ऐसा नहीं है। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, हमारे जैसे देख सकते हैं ना चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ रहा है, तो ये इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना उसको ये यहाँ पर उसके थ्रू इस बेल्ट इनिशिएटिव को लेकर जा रहे हैं, जिससे हमारी इंडिया को काफी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखो चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है वन चाइना पॉलिसी, ठीक है, वन नेशन पॉलिसी हम रखेंगे, वन चाइना पॉलिसी रखेंगे, आप नहीं बात करोगे हमारे इंटरनल मैटर्स के बारे में। तो इंडिया बोलता है कि भाई हमारा भी तो है, कश्मीर हमारा है, आपको इस रीजन को टच करने की जरूरत क्या थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ना एससीओ में काफी ज्यादा आपको लड़ाई झगड़े टाइप का एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल रहा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो, अब यहाँ पर आपने देख लिया डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने चाइना के एडमिरल डोंग जुन से मिले हैं वो टू डिस्कस स्ट्रक्चर्ड बॉर्डर पीस बिल्डिंग स्टेप्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी एक टेबल से थ्रू बात करेंगे कि भाई चाइना जो है अभी इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया है पीस और ट्रैंक्विलिटी के कि अलोंग द चाइना इंडो चाइना बॉर्डर। देखो ये सब ना बातें बनाने की होती हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की बातें होती हैं, ठीक है। और इंडिया अगर रिफ्यूज कर रहा है तो इंडिया भी ये बता रहा है कि हम अब कमजोर नहीं है, अब हमारे पास में भी अच्छी खासी पावर है, ठीक है, आप इतना हल्के में मत लो हमें। फिर यहाँ पर आपके लिए क्या बात हो रही है कि एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप लेना है डी एस्केलेशन का, और यहाँ पर परमानेंट एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं बॉर्डर डिमार्केशन मैकेनिज्म जो है उसे रेजुविनेट करो, ट्रस्ट बिल्डिंग यहाँ पर लेकर आओ, पोस्ट 2020 स्टैंड ऑफ, आपको पता है ना पूरा ये गलवांग वैली में इतना सारा लड़ाई झगड़ा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद में बोल रहे हैं कि भाई ट्रस्ट बिल्डिंग करो। अबे यार ट्रस्ट बिल्डिंग क्या करोगे आप, देखो आपको भी पता है कि जब यहाँ पर इंडिया के जो वो होते हैं ना सैनिक होते हैं, देखो होता क्या है बॉर्डर पर इंडिया के सिपाहीज भी होते हैं और चाइना के भी होते हैं, बट चाइना वाले क्या करते हैं ना धीरे धीरे आते हैं, ठीक है, फिर थोड़ी सी उंगली करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और ये ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ करे, ये सिर्फ इंडिया की कंप्लेंट है, ये जापान में भी ऐसे ही करते हैं, फिलीपाइंस में भी एक केस हार गए थे, तो इस तरीके से सारी ही कंट्रीज को परेशान कर रहे होते हैं। अब इन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई 75 इयर्स का हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है, रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसके अलावा इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के बारे में बात की है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की है। रशिया की साइड से हमें इंडो रशियन डिफेंस कॉपरेशन देखने के लिए मिला, तो देखो रशिया तो इंडिया का दोस्त रहता है, बस उसे थोड़ी सी चिड़ होती है कि यूएस जो है वो जब यहाँ पर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचता है इंडिया को तो वो रशिया को पसंद नहीं आता, अदरवाइज रशिया का इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी बात हुई है S-400 सिस्टम के ऊपर, Su-30 MKI अपग्रेड्स के ऊपर, इसके अलावा यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन स्पेशली एयर डिफेंस मिसाइल और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात हुई है। फिर आप देखोगे बेलारूस, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ में बातें हुई हैं, तो डिफेंस कॉपरेशन, टेक्निकल कोलैबोरेशन, मिलिट्री एजुकेशन के बारे में बात हुई है, ठीक है। इंडिया के सेल्फ रिलायंस ऑन डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में बात हुई है, भाई इंडिया यहाँ पर अब कोशिश कर रहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन में अपना सेल्फ रिलायंस शो करे,
तो उसके डिस्कशन रही है। फिर पहलगाम टेरर अटैक्स और ऑपरेशन सिंदूर जो हैं, ठीक है, इस पर इन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स को इंडिया ने ब्रीफ किया। ठीक है, अब इंडिया क्या कर रहा है ना, इंडिया ने अब जाकर अलग अलग कंट्रीज में अपने डिग्नेटरीज को भेजा है, जो कि बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। और जैसे इंडिया ने ये चीज शुरू की, तुरंत पाकिस्तान ने भी अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। ओके, चलो, अब 6th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी इंडिया कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स के बीच में, जो कि कंक्लूड हुई है कोचिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं 6th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो आपकी हुई है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स, इसका मेन फोकस क्या है? तो यहाँ पर इंटर सर्विस कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं और ट्रेनिंग, क्योंकि देखो अगर किसी से भी युद्ध होगा ना, तो युद्ध के टाइम पर आप ये नहीं देखोगे कि ये हमारी बॉर्डर कैसे काम करेगी, ये वाली टीम कैसे काम करेगी, सबको साथ में काम करना है। तो इसीलिए इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है, ये लोगों को आपस में मिलाती हैं, उनके कोलैबोरेशंस होते हैं, फ्रेंडशिप्स होती है, तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा बेटर आउटपुट देखने के लिए मिलता है। ओके, चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं वेन्यू इसका कहाँ पर था, कोची में था। ऑर्गेनाइज किसने किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स ने करा है। पर्पस क्या है, इंटर सर्विस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना। इसके अलावा यहाँ पर JWG जो है एक एनुअल प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर सर्व कर रहा है, ताकि स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल गोल्स को अलाइन कर पाए। की फोकस एरियाज क्या क्या हैं, तो यहाँ पर एक तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी दोनों फोर्सेस के बीच में बढ़ानी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना है, अंडर द विकसित कृषि संकल्प अभियान टू इम्प्रूव क्रॉप रेजिलियंस। क्रॉप रेजिलियंस को बढ़ाना है हमें कि भाई हमारी जो क्रॉप्स हैं, अगर कोई भी डिसीज हो रही है किसी भी तरह से, मान लो अभी कई बार क्या होता है, अभी आ जाती है ड्रॉट्स हो जाती है, फ्लड्स हो जाती है, ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन क्रॉप्स हम बनाने की कोशिश करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा रेजिलियंट हो। तो अभी पूछे कौन सी रिसर्च प्रायोरिटी की बात हो रही है, तो कल भी मैंने इससे रिलेटेड एक न्यूज पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बोला था कि जीनोम एडिटिंग और जीन रिसर्च हम करते हैं, ताकि यहाँ पर उनका जब हमारा जो सीड है, ठीक है, उसमें ही इतनी क्षमता हो कि वो आगे जैसे जैसे क्रॉप में कन्वर्ट हो रहा हो, वो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती थी उनसे खुद को बचा पाए। ठीक है, चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रिव्यू मीटिंग हुई थी हमारी, अब ये कहाँ पर हुई है, देखो ये इंस्टीट्यूट का ना आपको हेडक्वार्टर भी डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। ओके, अब आपको पता ही है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। तो इन्होंने बोला कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक साइंटिफिक मिशन है। ओके, तो ये यहाँ पर फार्मर ड्रिवन रिसर्च कराना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फील्ड लेवल इम्पैक्ट। इससे रिलेटेड कल एक न्यूज और पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अब ये कोशिश की जा रही है कि भाई जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारी टीम्स हैं, वो कोलैबोरेट करें फार्मर्स के साथ में और मिलकर रिसर्च हो, क्योंकि आप एक लैब में काम कर रहे हो और आप ऑन फील्ड काम कर रहे हो, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंस और यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग से एक बहुत अच्छा आउटपुट लाया जा सकता है। तो जीनोम एडिटिंग और जीन एडिटिंग रिसर्च की बात हो रही है। यहाँ पर हम सीड ट्रीटमेंट को प्रमोट करेंगे, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को, और फार्मर इनोवेशंस को। ठीक है, कुछ स्पेशल क्रॉप रिलेटेड डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर शेल्फ लाइफ जो है हमारे टमाटोज की, उसको इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। शेल्फ लाइफ मतलब जैसे टमाटर हैं, अब वो कितने दिन तक नहीं खराब हो, है ना। फिर यहाँ पर एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स जो हैं उनको डेवलप करने के लिए बोला गया है, और बोला है कि भाई यहाँ पर जो ड्राई पाउडर्स प्रोसेसिंग हम कर पाए। आपको पता है क्या करते हैं, जैसे टमाटोज को ही ले लो, तो अब टमाटोज को यहाँ पर पहले ड्राई किया जाएगा, ड्राई करने के बाद में ना इसका पाउडर बना दिया जाता है, और आप कभी अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर जाकर देखोगे तो आपको ये पाउडर्स मिल जाएंगे।
फिर क्या होता है, हम जैसे काटते हैं टमाटर को फिर मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, वो सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, डायरेक्टली आप इस पाउडर को यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है, जल्दी ये खराब नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हमें कोशिश की गई है कि बहुत सारी जो हमारी एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स हैं उनको हम ड्राई पाउडर प्रोसेसिंग कर लें। अब आती है बात यहाँ पर फार्मर कंसर्न्स की। तो हमें फार्मर्स को फेक फर्टिलाइजर से बचाना है, सब स्टैंडर्ड सीड से और हार्मफुल पेस्टिसाइड से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लैब टू लैंड के बारे में कल हमने वाली अप्रोच पढ़ ली थी। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा, एक बार जाकर कल का लेक्चर देख लेना, तो आपको ये वाली न्यूज के बारे में पता चल जाएगा। तो कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के बीच में, कृषि विज्ञान केंद्र के बीच में और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। नेक्स्ट न्यूज हमारी है यहाँ पर, पीएम मोदी अभी ब्रिक्स समिट में गए हुए हैं। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड हमारी न्यूज है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी कंट्री में गए हैं, बेसिकली यहाँ पर कौन सी कंट्री है जो कि हेड कर रही है ब्रिक्स समिट। तो बी जो है अभी ब्राजील यहाँ पर इसको हेड कर रहा है। ओके, तो 17th ब्रिक्स समिट जो है वो हो रही है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। यहाँ पर एक बार ओलंपिक्स भी हुआ था। ये आप इसकी कैपिटल रहती है शायद, नहीं ब्राजीलिया रहती है कैपिटल, तो सॉरी। चलो, तो घाना जो है, घाना के लिए एक बार चेक कर लेना ब्राजील का कैपिटल, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलिए, फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट जो थी ये यहाँ पर पीएम मोदी ने घाना के लिए की थी जुलाई 2 से 3 में, और ये फर्स्ट इंडियन पीएम बन गए थे जिन्होंने यहाँ पर घाना को विजिट किया था। ठीक है, अब पिछले 3 डिकेड्स में। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट से इकोनॉमिक, एनर्जी, डिफेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात की है। अब देखो ये न्यूज आप लोगों को लगेगा इसमें से क्या क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या आ जाता है ना कि कोई एमओयू साइन हुआ है किसी कंट्री के साथ में ऑन एनर्जी, ठीक है, या फिर ऑन डिफेंस। अब यहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये याद है कि घाना के साथ में इसके बारे में बात हुई थी। तो अगर यहाँ पर आपको गैस वर्क करना पड़े तो स्मार्ट गैस वर्क ये हो जाता है। ओके, चलो, फिर आती है बात ट्रिनांत और टोबागो की। तो यहाँ पर फर्स्ट बायलैटरल पीएम लेवल विजिट हुई है टीएनटी में सिंस 1999। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हुई है, ज्वाइंट सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसको पीएम मोदी एड्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों साथ में एक ज्वाइंट सेशन करते हैं, वैसे ही वहां के उस पार्लियामेंट में होगा जिसे पीएम मोदी एड्रेस करने वाले हैं। हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज को बूस्ट करने की बात हुई है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू, और पीएम है कमला प्रसाद बिसेसार। ठीक है, अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उनके जेवियर मिलेई, इन्होंने इनवाइट किया। फोकस किया गया है डिफेंस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ट्रेड के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में। अब बात करते हैं ब्राजील की। तो 17th ब्रिक्स समिट है रियो डी जेनेरियो में। स्टेट विजिट की गई है टू ब्राजीलिया फॉर टॉक्स विद लुइस इनकायो लूला दा सिल्वा। ओके, और यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स किस किस चीज पर हुए, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। देखो अभी ना इंडिया का इन्हीं सब पर बहुत फोकस चल रहा है। फिर आती है बात नामीबिया की। तो यहाँ पर फर्स्ट विजिट हुई है पीएम मोदी की। अगर बात करें इनका किसके साथ में बात की है इन्होंने, निताम्बो नंदी नदुतवा। यार थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग नेम्स होते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। थर्ड एवर इंडियन पीएम है ये टू विजिट नामीबिया। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिब्यूट दी है इन्होंने डॉक्टर सैम नोजोम्बा को, जो कि नामीबिया के फाउंडिंग फादर है, जिसे इंडिया में गांधी जी को बोल दिया जाता है। फिर पीएम टू एड्रेस नामीबियन पार्लियामेंट। ठीक है, एक ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है अगर आप यहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू इन फाइनेंशियल सेक्टर इन 24-25। तो 1.78 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, चलो अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाईलाइट देख लेते हैं। अगर आप कोई भी बैंक का एग्जाम देने वाले हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट देखा है 1.78 लाख करोड़ का। इसके अलावा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो हमारे कितने हो गए हैं, 0.52%। 2010 में हमारे इंडिया में क्या आया था, एनपीए क्राइसिस आ गया था, बैंक्स के पास में बहुत ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, बैंक जब लोन देती है, ठीक है,
तो यहाँ पर बोरोवर्स बढ़ते चले जाते हैं बैंक के, वो डिफॉल्ट कर देते हैं अपनी पेमेंट्स पर। ऐसे में यहाँ पर अगर अपनी ड्यू डेट से 90 दिन तक वो पैसा नहीं देते हैं, तो वो जो लोन है वो उनके लिए, बैंक्स के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। ठीक है, करार की बात करें, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये हमने 16.15% मेंटेन कर रखा है। बाजिल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 8% करना है। आरबीआई ने बोला है मिनिमम 9% करार मेंटेन कर कर चलना है, और वो हम अभी कितना मेंटेन कर कर चल रहे हैं, 16.15%। ठीक है, इसके अलावा टोटल बिजनेस जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो भी इंक्रीज हो गया है, 203 लाख करोड़ तक का ये आपका हो चुका है। ठीक है, कितना, 203 लाख करोड़ से ये आपका 2.5 लाख करोड़ तक हो चुका है, 251 लाख करोड़। इसके अलावा डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट बनाती है तो एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का देती है, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। ये अब आपका हो चुका है 34,990 करोड़ रुपीस, कितने में से, 20,964 से। ठीक, की डायरेक्टिव्स की बात करें अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन देखने के लिए मिलेगा आपको। 2.7 लाख ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज कवर हो रही हैं। फोकस एरिया आपका यहाँ पर क्या क्या है, ओपन करने हैं अकाउंट्स अंडर पीएमजेडीवाई, सपोर्ट करना है केवाईसी री केवाईसी, रेजोल्यूशन यहाँ पर अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या है, किसी भी पर्सन के अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और वो अपने अकाउंट से यहाँ पर इसे क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो पैसा लेने के लिए वापस नहीं आ रहे, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहलाता है। इसके बाद में और क्या है, सपोर्ट, यहाँ पर एनरोलमेंट की बात की गई है अंडर पीएमजेजेबीवाई, तो जीवन ज्योति बीमा योजना, और यहाँ पर आपका एसबीवाई के बारे में। फिर सपोर्ट के लिए बात की गई है एमएसएमईज के, तो यहाँ पर बोला गया है कि न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल जो है आपका मार्च 2025 में रोल आउट हुआ था, इससे हमें स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, इसके अलावा 1.97 लाख एमएसएमई लोन्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर 60,000 करोड़ रुपए के हैं। ठीक, फिर यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस की गई है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की। फिर अगर हम बात करें टारगेटेड क्रेडिट इनिशिएटिव्स, तो स्टैंड अप इंडिया के अंडर यहाँ पर 51,192 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं, और कितने लोन्स दिए गए हैं, 2.28 लाख लोन दिए गए हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी के अंडर यहाँ पर 6,682 लोन दिए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर टोटल अमाउंट जो डिसबर्स हुई है वो 1751 करोड़ हुई है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप और हायर एजुकेशन फंडिंग पर है। एग्रीकल्चर क्रेडिट एनहांसमेंट की बात करें तो 100 लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर देखी गई हैं अंडर पीएम धन धान्य योजना। डिजाइन किया है डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक फार्म क्रेडिट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी और स्ट्रेटेजिक लैंडिंग की बात हो रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए बोला है। एनकरेज कर रहे हैं क्रेडिट मॉडल्स अलाइंड विद ग्रीन ग्रोथ एजेंडा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो प्रेजेंस है गिफ्ट सिटी में उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में। और हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बुलियन एक्सचेंज क्या है, जहां पर आपके मेटल्स वगैरह, जैसे हमारे पास में मेटल्स होते हैं ना, तो मेटल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर क्विक ग्रीवांस रिड्रेसल की बात की गई है, सिंप्लीफाइड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाने की बात की गई है, क्लीन कस्टमर फ्रेंडली फिजिकल ब्रांचेस, एचआर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है कि भाई जितनी भी बैंक में वैकेंसीज हैं इन्हें जल्द से जल्द अब आप फिल करो। ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाओ, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज में। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल जो है उसको भी यहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए बोला है। तो आपको पता है हमारे पास में बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल होता है बैंक में, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कियोस्क होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी पहाड़ पर गए, ऊंचे पहाड़ पर, और वहां पर एक भी बैंक नहीं मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी किराना शॉप मिलेगी जहां पर आप बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं हम। यहाँ पर बोल रहे हैं इंडिया जो है वो 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को होस्ट करने वाली है। तो कौन सी सिटी में ये करने वाली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2029 में हम यहाँ पर अहमदाबाद में इसको होस्ट करेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में।
तो इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं ये काफी खुश है इस बारे में कि भाई इंडिया जो है उसको सिलेक्ट किया गया है एज द होस्ट कंट्री। तो भारत जो है वो अब आपका 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को होस्ट करेगा। एंड यहाँ पर इसके बाद में इन्होंने बोला है कि जो अहमदाबाद है उसको हमने वेन्यू सिलेक्ट किया है ताकि हम सिटी की ग्रोइंग स्टेचर दिखा पाए एज ग्लोबल स्पोर्टिंग हब। यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है ना। चलिए अब अगर हम बात करें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तो इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि बाइनियली होता है, 2 बार होता है एक साल में। 1985 से हो रहा है, सॉरी 2 साल में एक बार होता है। और यहाँ पर ओपन किया गया है इसे टू सर्व एंड रिटायर्ड पर्सनल्स फ्रॉम पुलिस फोर्सेस, फायर सर्विसेज, मेडिकल इमरजेंसी, डिजास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज, फायर रिस्पॉन्डर्स, जो लोग यहाँ से रिटायर हुए जॉब कर उनके बीच में ये स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो 20 एडिशंस हो चुके हैं, यूएसए में 8 बार, कनाडा में 5 बार, यूरोप में 4 बार, यूके में 2 बार और चाइना में 1 बार। ठीक है, इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया ने 985 में शुरू हुआ है 1985 में, और यहाँ पर आपका इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया है वो किया है 2007 में एल्डेलिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तब से हमने अभी तक 1400 मेडल्स जीत लिए हैं 8 एडिशंस के अंदर। 2023 की बात करें तो ये आपका कनाडा में हुआ था जिसमें 133 इंडियन पुलिस एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और 343 मेडल्स हमने जीते, जिसमें से 224 गोल्ड्स थे, 82 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें इंडियन कंटिजेंट के सिलेक्शन की तो जो टीम है वो यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है इसे कंडक्ट करते हैं, किसको, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स को। ठीक है, 53 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, सीएपीएफ, स्टेट पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज, 40 डिफरेंट पुलिस स्पोर्ट इवेंट्स हम यहाँ पर करते हैं। गोल्ड मेडल जो विनर्स होते हैं उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 196th ESIC मीटिंग हुई है जो कि चेयर की गई है डॉक्टर मनसुख मांडलविया के द्वारा एट शिमला। तो क्या यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले तो बात करें स्प्री स्कीम के बारे में जो कि रीलॉन्च हुई थी बाय ESIC फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। तो यहाँ पर ESIC किससे रिलेटेड है, आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीजों से रिलेटेड है। तो एम्प्लॉयर्स को हम यहाँ पर एनरोल करवा रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स है और वर्कर्स हैं। ठीक है, तो हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले स्प्री स्कीम के बारे में। तो ये क्या है, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ESIC का कवरेज हम बढ़ाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा ये लॉन्च हुई थी 2016 में जहां पर 88,000 एम्प्लॉयज जो हैं एम्प्लॉयर्स उनको रजिस्टर किया गया है और 1.02 करोड़ एम्प्लॉयज को रीलॉन्च हुआ। ये दोबारा से लॉन्च हुआ है आपका 2025 में 1 जुलाई से 31 दिसंबर के लिए। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स के लिए और जो लेफ्ट आउट वर्कर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कोशिश है वॉलेंट्री कंप्लायंस करें ताकि लिटिगेशन ज्यादा रिड्यूस हो जाए हमारी और यहाँ पर स्टेक होल्डर की गुडविल को हम एनहांस कर पाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर ऐसा कवरेज ट्रीट हुआ जाएगा रजिस्ट्रेशन डेट से। अब आ जाती है एमनेस्टी स्कीम, ये भी काफी बार एग्जाम में पहले आ जाती थी, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते थे तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विंडो यहाँ पर ओपन होगी 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर 2026 तक। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई लिटिगेशन काम जो है ना आपको यहाँ पर पेपर वर्क ये सारी चीजें जो है वो कम हो जाए और यहाँ पर कंप्लायंस को हम एनकरेज करें। जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे डैमेजेस या फिर इंटरेस्ट आ जाते हैं रिलेटेड टू कवरेज, हम उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। रीजनल डायरेक्टर्स को यहाँ पर एम्पावर किया गया है कि आप अपने केसेस को विड्रॉ कर लो जहां पर ड्यूज को क्लियर कर दिया गया है। ठीक, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई लोग आपस में म्यूचुअली सेटलमेंट कर लें चीजों का, कोर्ट के बाहर यहाँ पर कोर्ट तक जाने की कोशिश ना की जाए क्योंकि केसेस आपको पता है लंबे समय तक अटक जाते हैं और फिर यहाँ पर अगर म्यूचुअली सेटलमेंट हो जाता है तो कुछ पैसे वैसे का लॉस भी बच जाता है जो कि बाद में होने के चांसेस होते हैं। अब आती है बात तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की, जो डैमेजेस फ्रेमवर्क है तो यहाँ पर रिप्लेस करा इन्होंने ग्रेडेड रेट्स के साथ में फिक्स्ड डैमेज रेट्स को। ठीक है,
अब मैक्सिमम डैमेज रेट जो है वो रिड्यूस हो गए हैं 25% पर एनम से 1% पर मंथ ऑन एम्प्लॉयर्स पेएबल अमाउंट। ठीक है, मान लो किसी भी एम्प्लॉय से कुछ डिफेक्ट हो गया, कोई भी डैमेजेस हो गए हैं, तो यहाँ पर उसकी अमाउंट को हमने कम करने की कोशिश की है, प्रमोट करने की कोशिश की है कंप्लायंस, और रिड्यूस करने की कोशिश की है डिस्प्यूट्स को। इसके बाद में यहाँ पर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की बात हो रही है, जहां पर कि हमने पावर डेलीगेशन किया। पावर डेलीगेट करना मतलब किसी और को ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पावर प्रोवाइड करना टू डायरेक्टर जनरल ईएसआई, ताकि वो जो एप्लीकेशन डेडलाइंस है उन्हें 12 महीने के बियॉन्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए, डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। ठीक है, फ्रॉम जॉब लॉस ऑन अ केस बाय केस बेसिस। रिवाइज ईएसआई पॉलिसी आई है आयुष 2023 में, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इनटू ईएसआईसी हेल्थ केयर। प्रमोट करेंगे हॉलिस्टिक प्रिवेंटिव एंड वेलनेस हेल्थ केयर को। एंगेजमेंट होगा योगा थेरापिस्ट का और पंचकर्मा टेक्नीशियंस का। पायलट पार्टनरशिप देखी गई है विद चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पर हमें हेल्थ केयर एक्सेस जो है ईएसआई बेनिफिशियरीज के लिए उसे इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो है, ठीक है, उनको बोला है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज आप प्रोवाइड करें। ठीक है, आज के लिए बस हमारा इतना ही है। अभी यहाँ पर कुछ आपको मीटिंग अटेंडीज दे रखे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अभी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप कुछ और भी मुझसे चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अगर आप चाहते हैं हमारे करेंट अफेयर्स प्रोग्राम से जुड़ना, तो आपको हमारी आरपी एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जहां पर हम आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, साथ में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।